गर्मी में गरीब ससुराल में गरीब बहू लाई साल भर का राशन। गांव के बीचों बीच आधी रात को एक पिकअप गाड़ी चुपचाप एक गरीब परिवार के टूटे हुए घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक एक करके आटे की बोरियां और पूरे साल भर का राशन उतरने लगा, लेकिन किसी ने भी उस सामान का 1 रुपया नहीं दिया था। सुबह जब पूरा परिवार जागा तो आंगन में राशन का पहाड़ देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब सवाल ये था, क्या देवकी सच में इस गरीब परिवार की किस्मत बदलने आई थी, या फिर वो अपने साथ ऐसा रहस्य लाई थी जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। आइए आगे की कहानी में देखते हैं। सूरजपुरा गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं पूरे वातावरण में सौंधी खुशबू फैला रहा था। लेकिन गांव के आखिरी छोर पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में हर सुबह उम्मीद से ज्यादा चिंता लेकर आती थी। यही घर था गोपाल, उसके पिता हरिदास, माँ शांति देवी और छोटी बहन पायल का। लेकिन किस्मत जैसे हर बार उनका इम्तिहान लेने पर तुली रहती थी। कभी आटे का डिब्बा खाली हो जाता तो कभी दाल खत्म हो जाती। फिर भी इस घर में किसी ने शिकायत करना नहीं सीखा था। शांति देवी जैसे ही आटे का डिब्बा खोलती हैं, उसमें मुश्किल से 2 मुट्ठी आटा बचा होता है। बस आज की रोटी बन जाए यही बहुत है। माँ, लगता है हमारे घर में चूल्हे भी पड़ोसी के घर किराए पर रहने चले गए हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रही है तू पायल, क्योंकि हमारे घर में खाने के लायक कुछ भी नहीं बचा। पायल की बात सुनकर शांति देवी अपनी हंसी नहीं रोक पाती। तभी बाहर से गोपाल अंदर आता है। अच्छा है, कम से कम चूहों की पसंद तो हमसे अच्छी निकली। हाँ हाँ भैया, आप तो ऐसा बोलो ही के, लेकिन याद रखना अगर चूहे वापस आए तो उनसे कह देना थोड़ा सा राशन हमारे लिए भी लेते आए। कुछ पल के लिए घर में हंसी गूंजती है, लेकिन अगले ही पल वही सन्नाटा लौट आता है। सभी जानते थे कि मजाक से पेट नहीं भरता। उधर पूरे गांव में एक अलग ही चर्चा शुरू हो चुकी थी। गांव की सबसे बड़ी खबरची फूलवती चाची हर घर की खबर रखने में माहिर थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि गोपाल की शादी तय हो गई है, उनकी उत्सुकता 7वें आसमान पर पहुंच गई। इतने गरीब घर में कोई अपनी बेटी क्यों देगा? जरूर कोई बड़ा राज है। अरे चाची, भगवान ने तुम्हें आंखें देखने के लिए दिए हैं, जासूसी करने के लिए नहीं। अगर मैं जासूसी छोड़ दूं ना तो इस गांव की आधी खबरें तो यूं ही बंद हो जाएगी। चलता फिरता अखबार हूं मैं इस गांव की। उसी समय गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर शहर में एक युवती अपने कमरे में चुपचाप सामान पैक कर रही थी। उसका नाम था देविका। उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली, उसे बड़े प्यार से बैग में रखा। कुछ दिनों बाद पूरे सूरजपुरा गांव में शहनाइयां गूंजने लगीं। सादगी से हुई शादी के बाद देविका पहले बार अपने ससुराल पहुंची। उसने घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छुए, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रसोई में रखे लगभग खाली राशन के डिब्बों पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान कुछ पल के लिए थम गई। गांव की परंपरा के अनुसार पहली रसोई में बहू अपने हाथों से मीठा और कुछ खास बनाकर पूरे परिवार को खिलाती थी। उसने एक एक करके सारे डिब्बे खोले। आटे के डिब्बे में बस थोड़ा सा आटा बचा था। घी का डिब्बा लगभग खाली था। उसके चेहरे पर चिंता तो आई, लेकिन घबराहट नहीं। इस घर के हालात तो मेरी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब ये घर मेरी जिम्मेदारी है। बहू, अगर हलवा नहीं बन पाए तो चिंता मत करना, जितना है उसी में काम चला लेंगे। माँ जी, स्वाद पैसों से नहीं बनता, मन से बनता है। आज मैं जो भी बनाऊंगी वो सबको बहुत पसंद आएगा। देविका ने चूल्हे में सूखी लकड़ियां डाली। थोड़ी देर में पूरे घर में देसी घी और भुने हुए गुड़ की ऐसी खुशबू फैल गई कि पड़ोस तक महक पहुंच गई। भाभी, इतनी अच्छी खुशबू तो हमारे घर पे दिवाली पर भी नहीं आई थी। अभी खुशबू आई है, स्वाद चखोगी तो बार बार मांगोगी। थोड़ी ही देर बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इतने कम सामान में भी इतना स्वादिष्ट खाना। बहू, तुम्हारे हाथ में तो सचमुच जादू है। भाभी, अब से रसोई आपकी, मैं तो सिर्फ खाना खाऊंगी। और बर्तन कौन धोएगा, वो इस विषय पे अगली मीटिंग में चर्चा करेंगे भाभी। पूरा परिवार जोर से हंस पड़ता है, लेकिन उसी समय देविका की नजर फिर से खाली डिब्बों पर पड़ी। उसे पता था कि ये खुशी सिर्फ आज तक की है। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो 2-3 दिन बाद फिर वही परेशानी लौट आएगी। उधर आंगन के बाहर खड़ी फूलवती चाची खिड़की से सब कुछ देख रही थी। ये नई बहू तो समझदार निकली, लेकिन मैं भी फूलमती हूँ। एक दिन इसका राज जरूर पता लगाऊंगी। शाम को गोपाल मजदूरी से लौटा। उसके कपड़े धूल और पसीने से भीगे हुए थे। उसने बिना कुछ कहे पैसे अपनी माँ के हाथ में रख दिए, लेकिन देविका समझ चुकी थी कि इतने पैसों से मुश्किल से 2 दिन का राशन आएगा। उस रात जब पूरा परिवार सो गया, देविका चुपचाप आंगन में बैठी। उसने अपने बैग से वही पुरानी डायरी निकाली। डायरी के पहले पन्ने पर दादी की लिखावट थी। दान से पेट कुछ दिन भरता है, लेकिन हुनर से पूरी जिंदगी। दादी, अब समय आ गया है। आपकी अधूरी शुरुआत मैं यहीं से पूरी करूंगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी गांव तक नहीं पहुंची थी।
उसी समय देविका चुपचाप घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का थैला था और चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। फिर तेज कदमों से कच्ची सड़क की ओर बढ़ गई। अरे वाह, सुबह सुबह नई बहू अकेली कहाँ जा रही है? आज तो पूरा राज खोल कर ही दम लूंगी। लेकिन जासूसी करने के चक्कर में उन्होंने उल्टी चप्पल पहन ली थी। 2 कदम चलते ही और वे सीधे खेत के किनारे रखे सूखे भूसे के ढेर में जा गिरी। अरे राम, जासूसी भी कोई आसान काम नहीं है। करीब आधे घंटे बाद देविका गांव के पुराने पंचायत भवन के पीछे बने एक छोटे से बंद कमरे के सामने रुकी। उसने जेब से एक चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर पहले से 6-7 ग्रामीण महिलाएं उसका इंतजार कर रही थीं। फूलवती दूर खिड़की से झांकने लगी, लेकिन अंदर की बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। उन्हें बस इतना दिख रहा था कि सभी महिलाएं देविका का सम्मान से स्वागत कर रही हैं। उधर फूलवती चाची को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा, लगता है कोई गुप्त मीटिंग चल रही है। तभी खिड़की के पास रखा मिट्टी का घड़ा उनके हाथ से टकरा गया। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सभी की नजर दरवाजे की तरफ उठ गई। बाहर बाहर कौन है? बिल्ली होगी। इतना देखते ही फूलवती अपनी साड़ी संभालती हुई वहां से ऐसे भागी जैसे कोई भूत उनके पीछे दौड़ रहा हो। लेकिन अब उनके पास आधी अधूरी जानकारी थी, और आधी जानकारी अक्सर सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ बहुत सारी औरतें भी थी और कुछ न कुछ बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या खेल? अभी तो कुछ नहीं पता, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। शाम को देविका घर लौटी तो उसके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कपड़े का पैकेट था। शांति देवी ने खोला। बहू, ये क्या है? माँ जी, घर के पीछे जो जमीन पड़ी है उसमें सब्जियां उगाएंगे, थोड़ा खर्च बचेगा और ताज़ा सब्जी भी मिलेंगी। अगर लौकी ज्यादा उग गई तो मैं गांव में लौकी मंत्री बन जाऊंगा। पूरा परिवार हंस पड़ा, लेकिन देविका की नजर दूर खड़ी फूलवती पर गई। फूलवती उसे लगातार घूर रही थी। देविका समझ गई, अब उसका राज ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहने वाला। देविका हर रोज सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हे पर चाय बनाती और पूरे परिवार का नाश्ता तैयार करती। धीरे धीरे उसने घर के पीछे पड़ी खाली जमीन को भी साफ करना शुरू कर दिया। अरे बहू, इतनी मेहनत कर रही हो, इससे क्या होगा? माँ जी, खेत छोटा है तो क्या हुआ, उम्मीदें तो बड़ी होनी चाहिए ना। कुछ महीनों बाद यही सब्जियां हमारी घर का खर्च कम कर देंगी। पहले किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही वहाँ छोटी छोटी क्यारियां बन गई। उनमें टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, मेथी और लौकी के बीज बो दिए गए। अगले सोमवार सुबह तीनों चुपके चुपके देविका के पीछे निकल पड़ी। लेकिन देविका इस बार गांव से बाहर नहीं गई। वो सीधे रामू काका की किराने की दुकान पर पहुंची। अरे बहू, आज क्या चाहिए? दूर खड़ी फूलवती ने आधी बात सुनी और आधी अपने मन से जोड़ ली। इतना सामान? बहू कोई बड़ा काम शुरू करने वाली हो क्या? अरे नहीं काका, सही समय आने दीजिए, अभी नहीं। वो तुरंत गांव लौट आई। धीरे धीरे अफवाहें पूरे गांव में फैलने लगी। उधर घर में एक और परेशानी खड़ी हो गई। गोपाल की सरकारी नौकरी की परीक्षा में अब सिर्फ 1 महीना बचा था, लेकिन वो रोज मजदूरी करने जाता, शाम को थका हुआ लौटता और किताब खोलते ही उसकी आंखें बंद होने लगती। देविका कई दिनों से ये सब चुपचाप देख रही थी। उस रात जब सब सो गए, उसने गोपाल की किताबें उठाई और आसान भाषा में छोटे छोटे नोट्स बना दिए। सुबह जब गोपाल उठा, अरे ये नोट्स किसने बनाए? अजी, मैंने बनाए हैं। आपको पूरी किताबें नहीं पढ़नी पड़ेंगी, अब बस ये पढ़ लीजिए, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगा। फिर तुम्हें इतना सब कैसे पता? पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है ना, इसलिए। गोपाल पहली बार समझ गया कि उसकी पत्नी सिर्फ अच्छी रसोइया ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी है। उसी शाम गांव के सबसे अमीर व्यापारी धनीराम ने अपनी दुकान से देविका को ध्यान से देखा। उसने रामू काका से धीरे से पूछा, ये नई बहू आखिर ये है कौन? बस इतना जानता हूँ, जितना ये मुस्कुराती है उससे कहीं ज्यादा ये छिपाती है। धनीराम की आंखों में एक चालाक मुस्कान उभर आई। सूरजपुरा गांव में अफवाहें हवा से भी तेज फैलती थीं। पिछले कुछ दिनों से हर चौपाल, हर कुएं और हर चाय की दुकान पर बस एक ही चर्चा थी, नई बहू देविका आखिर हर सोमवार कहाँ जाती है। कोई कहता वो शहर में नौकरी करती है, तो कोई उसे किसी बड़े व्यापारी की रिश्तेदार बताने लगा। लेकिन इन सब बातों के बीच एक इंसान ऐसा था जिसे इन अफवाहों में अपना फायदा दिखाई दे रहा था। वो था गांव का सबसे अमीर और घमंडी व्यापारी धनीराम। उसे पसंद नहीं था कि गांव वाले अब उसकी बजाय किसी और की तारीफ करें। मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, गांव वालों का ध्यान उस नई बहू पर क्यों जा रहा है? अगर लोग उस पर भरोसा करने लग गए तो मेरी दुकान पर कौन आएगा? अरे मालिक, अभी तो उसने कुछ भी नहीं किया। बस यही तो मौका है, जब आदमी ऊपर चढ़ने लगे तो उसकी सीढ़ी हटा देनी चाहिए। उधर घर में देविका अपने छोटे से किचन गार्डन की देखभाल कर रही थी। कुछ ही दिनों में धनिया की कोमल पत्तियां निकल आई थीं, मेथी भी हरी होने लगी थी और टमाटर के पौधों पर छोटे छोटे फूल दिखाई देने लगे थे। बहू, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी जल्दी पौधे कैसे निकल आए? माँ जी,
पौधे हो या रिश्ते, अगर रोज प्यार से सींचे जाए ना तो फल जरूर देते हैं। लेकिन घर के बाहर खड़ा धनी राम ये सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि इस बहू ने सिर्फ रसोई ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के दिलों में जगह बना ली है। यही बात उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। उसी शाम उसने एक नई चाल चली। उसने पूरे गांव में खबर फैला दी कि अगले रविवार उसके आंगन में मुफ्त राशन वितरण होगा। गांव के गरीब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचने लगे। लेकिन जब वे पहुंचे तो धनीराम ने एक अजीब शर्त रख दी। राशन तो मिलेगा, लेकिन सबसे पहले सबके सामने मेरा नाम लेकर धन्यवाद भी बोलना होगा। कुछ लोग मजबूरी में तैयार हो गए, लेकिन कई गरीब लोग अपमान सहकर भी खाली हाथ लौट गए। जब ये बात देविका तक पहुंची तो उसके चेहरे की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। दान देकर किसी को छोटा महसूस कराना सबसे बड़ी गरीबी है। अब समय आ गया है कि इस गांव को आत्मसम्मान की असली कीमत समझाई जाए। अब सिर्फ अपने परिवार की मदद करना काफी नहीं था, उसे पूरे गांव की सोच बदलनी थी। लेकिन ये काम आसान नहीं था, क्योंकि धनीराम के पास पैसा था और देविका के पास सिर्फ एक सपना। अगली सुबह देविका ने अपनी पुरानी डायरी खोली। इस बार उसने एक नया पन्ना खोला और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा, मिशन सूरजपुरा आत्मनिर्भर अभियान। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। देविका ने दरवाजा खोला। सामने शहर से आया एक अनजान युवक खड़ा था। उसे देखते ही देविका के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहाँ? अरे बहन जी, पहचान लिया? तुम यहाँ कैसे आ गई निखिल? जरूरी काम था, इसलिए बिना बताए आना पड़ा। यहाँ नहीं, बाहर चलकर बात करते हैं। दरवाजे पर खड़ा युवक लगभग 30 वर्ष का था। उसे देखते ही देविका कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। ये कोई प्रेमी नहीं था, बल्कि उसके पुराने जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति था जिसके आने से उसका छिपा हुआ मिशन खतरे में पड़ सकता था। तुम्हारी योजना उम्मीद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन अभी तक किसी को भी सच नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन दोनों की बातचीत दूर से कोई और भी देख रहा था, फूलवती चाची। अरे वाह, मजा ही आ जाएगा। यह तो नई बहू का राज है। नई बहू का शहर का कोई दोस्त होगा, जरूर कोई बड़ा कारोबार चला रही होगी। हालांकि उन्होंने कुछ सुना नहीं, लेकिन दूर से देविका को किसी युवक से बात करते देखकर उनके दिमाग में कहानी बन चुकी थी। वो बिना एक पल रुके पूरे गांव में खबर फैलाने दौड़ पड़ी। शाम तक आधा गांव तरह तरह की बातें करने लगा और धनीराम ये सब सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अफवाहें सबसे सस्ता हथियार होती हैं। अगर बिना कुछ किए ही लोग उस पर शक करने लगेंगे तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी रात देविका ने सबके सो जाने के बाद एक पुरानी फाइल निकाली। ये देखकर साफ था कि देविका सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए कोई बड़ी योजना बना रही थी। उसी समय बाहर खिड़की के पास हल्की सी आहट हुई। देविका ने तुरंत फाइल बंद कर दी। असल में वो धनीराम का मुनीम था। वो सारी रात देविका के घर पर नजर रखने आया था। मालिक, बहू रात को किसी गुप्त सूची पर काम करती है। लगता है बहुत बड़ा खेल रच रही है। अब समय आ गया है उसकी चाल से पहले अपनी चाल चलने का। वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठी, आंगन में झाड़ू लगाई, चूल्हा जलाया और सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाने लगी। बहू, आज पूरे गांव में लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। माँ जी, हवा को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन सच हमेशा अपने पैरों पर चलता है। सही कहा बहू, झूठ दौड़ता बहुत तेज है पर थक भी जल्दी जाता है। देविका ने देखा कि घर का माहौल पहले से कहीं हल्का हो गया है। यही तो वो चाहती थी। उधर रात में सबके सो जाने के बाद देविका फिर से चुपचाप घर से निकली। वो गांव से बाहर पुराने आम के बाग की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूरी पर मुनीम उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई और भी उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो थी पायल। आज तो मैं जासूस पायल बनकर ही रहूंगी। आम के बाग के बीचों बीच देविका रुकी। उसने चारों तरफ देखा। देविका ने जैसे ही पहला लिफाफा उठाया, अचानक पीछे से सूखी टहनी टूटने की आवाज आई। देविका तुरंत पलटी। उसकी नजर सीधे झाड़ियों की ओर गई जहाँ कोई छिपा हुआ था। फिर उसने जानबूझकर बक्सा बंद किया और वहां से चली गई। जैसे ही वो दूर पहुंची, मुनीम धीरे धीरे झाड़ियों से निकला। उसके पीछे दूसरी तरफ से पायल भी बाहर आई। दोनों अचानक आमने सामने आ गए। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ। इसी बीच पास में बंधी एक गाय रस्सी छुड़ाकर भागने लगी। अंधेरे में मुनीम को लगा कोई आदमी उसकी तरफ दौड़ रहा है। वो भागा। पीछे पायल भी डरकर भागी और दोनों सीधे कीचड़ से भरे गड्ढे में जा गिरे। अगर मालिक ने मुझे आज इस हालत में देख लिया तो मेरी नौकरी ही चली जाएगी। और अगर मम्मी ने मुझे देखा तो मेरी जासूसी हमेशा के लिए बंद। दोनों अलग अलग दिशा में मुंह छिपाकर भाग गए। अगली सुबह गांव में एक नई चर्चा शुरू हो गई। रात को दो भूत आम के बाग में कीचड़ में लौट रहे थे। देविका ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। देविका जानती थी कि अब उसका मिशन ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहेगा।
अगर बात समय से पहले खुल गई तो बहुत लोग इसे रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे सबसे ज्यादा डर धनीराम से नहीं, लोगों के अविश्वास से है। उधर धनीराम ने भी अपनी अगली चाल तैयार कर ली थी। उसने तय किया कि आने वाले हफ्ते गांव में एक बड़ा मुफ्त भंडारा करेगा। जिस गांव का पेट मेरे हाथ से भरेगा वो कभी किसी और की बात नहीं सुनेगा। उसी शाम देविका घर लौटी तो आंगन में एक सरकारी लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था जिला ग्रामीण विकास कार्यालय। देविका ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठीं। लेकिन तभी दरवाजे के बाहर धनीराम की भारी आवाज गूंजी। बहू जरा बाहर तो आना, पंचायत में तुम्हारे बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। रविवार की सुबह सूरजपुरा गांव के बरगद के नीचे पंचायत बैठी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई है। धनीराम, पंचायत तुमने बुलाई है, अब बताओ क्या मामला है। सरपंच जी, कई दिनों से इस गांव में एक खेल रचा जा रहा है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नई बहू हर हफ्ते शहर जाती है, रात को छिपकर कागजों पर काम करती है, अनजान लोगों से मिलती है और अपने परिवार से भी उसने सब कुछ छिपा रखा है। क्या गांव वालों को सच जानने का हक नहीं है? धनीराम की बातें सुनते ही पूरे चौपाल में कानाफूसी शुरू हो गई। शांति देवी का चेहरा चिंता से भर गया। देविका, अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन अभी सच बताने का सही समय नहीं आया। तुम्हें नहीं पता देविका, लेकिन तुम्हारी यह चुप्पी लोगों का शक बढ़ा रही है। कुछ सच अगर समय से पहले ही सामने आ जाए तो उनका मकसद ही खत्म हो जाता है। गाँव वालों, यह वही डायरी है जिसमें देविका रात के अंधेरे में अपने सारे गुप्त राज लिखती है। ये देखिए सरपंच जी। सरपंच ने डायरी के कुछ पन्ने खोले। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बहू, ये सब क्या है? जरूर बोलूंगी, लेकिन पहले एक छोटी सी बात। अगर झूठ बोलना चाहते हो तो कम से कम लिखावट की नकल तो अच्छे से करना सीख लेते। धनीराम, यह लिखावट तो बिल्कुल अलग है। लिखावट अलग हो सकती है, लेकिन राज तो अभी भी छिपा हुआ है। हाँ, राज है, लेकिन वह किसी को नुकसान करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए है। देविका की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी चौपाल के बाहर धूल उड़ाती हुई एक कार आकर रुकी। उसमें से अधिकारी उतरे। आप में से देविका जी कौन है? जी मैं हूँ। आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच पूरी हो चुकी है। कैसा प्रस्ताव? हाँ, यही तो हम सब जानना चाहते हैं। सर, अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जी हम समझते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बताइए कि मामला क्या है। फिलहाल हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि देविका जी गांव के विकास से जुड़ी एक योजना पर काम कर रहे हैं। बाकी जानकारी काम पूरे होने पर सबको मिल जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो इसे छिपाया क्यों जा रहा है? क्योंकि धनीराम जी, अधूरी इमारत पर छत नहीं डाली जाती, पहले नींव मजबूत करनी पड़ती है। बात तो बिल्कुल सही है बहू की। बहू, मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रही, बस इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी वजह से हमारे परिवार पर कोई मुसीबत तो नहीं आएगी? माँ जी, अगर मेरी वजह से इस परिवार की आंखों में आंसू भी आए तो मैं खुद सबसे पहले इस घर से चली जाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मैं भगवान से यह प्रार्थना ही करती हूँ कि ये मेरा विश्वास कभी न टूटे। कुछ लोगों का शक कम हुआ, लेकिन धनीराम को ये जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसी रात देविका आंगन में अकेली बैठी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से अपनी डायरी खोली। इस बार उसने कोई योजना नहीं लिखी, उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी। अब समय बहुत कम बचा है। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। देविका ने पलट कर देखा, वो गोपाल था। उसके हाथ में देविका की पुरानी फाइल थी। मुझे यह फाइल कमरे की अलमारी के पीछे से मिली। आपने इसे खोला तो नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे सच से ज्यादा तुम्हारे भरोसे पर विश्वास है। देविका की आंखें भर आईं। अगली सुबह गांव की दीवारों पर किसी ने रातों रात पोस्टर चिपका दिए थे। उन पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में लिखा था, सावधान, सूरजपुरा में एक धोखेबाज बहू रह रही है, जल्द ही पूरा सच सामने आएगा। पोस्टर पढ़ते ही पूरा गांव फिर से हिल गया। देखा, हम पहले से ही कह रहे थे कुछ न कुछ राज जरूर है। पोस्टर बिना वजह कोई नहीं लगाता। बस कीजिए, बिना सबूत के आप किसी पर इल्जाम लगा नहीं सकते। बेटा, गुस्से से बात और बिगड़ेगी। और दूर खड़ा धनीराम हल्की मुस्कान के साथ उन पोस्टरों को देख रहा था। इसी बीच सरपंच भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पोस्टर फाड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक पूरे गांव में उसकी चर्चा फैल चुकी थी। अगर बहू सच में निर्दोष है तो सबके सामने अपना राज बता दे। किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता धनीराम। सरपंच जी, जो छिपाता है वही डरता है। हर छिपी हुई चीज गुनाह नहीं होती धनीराम जी। किसान भी बीज मिट्टी के नीचे छिपाता है ताकि समय आने पर फसल उग सके।
पूरा चौपाल कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया। देविका की बात सुनकर कई लोग सोच में पड़ गए, लेकिन धनीराम समझ चुका था कि सिर्फ आरोप लगाकर वो जीत नहीं सकता। अब उसे ऐसा काम करना होगा जिससे गांव वालों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। उधर उसी शाम देविका चुपचाप गांव की कुछ महिलाओं से मिलने निकली। उसने किसी को बताए बिना 5 अलग अलग घरों में जाकर महिलाओं से बात की। उसने उन्हें मेहनत, आत्मनिर्भरता और घर बैठे कमाई के बारे में समझाया। बहू की बात तो अच्छी है, लेकिन हमारे पास शुरू करने के लिए पैसे कहाँ? पैसे सबसे बड़ी ताकत नहीं होती, सबसे बड़ी ताकत भरोसा और मेहनत होती है काकी। अगर कोई काम छोड़ दे तो मैं आखिरी दिन तक किसी का साथ नहीं छोड़ूंगी, तो काम छोड़ने की बात ही कहाँ आई। कुछ महिलाएं तैयार हो गईं, लेकिन कुछ डर रही थीं कि अगर धनीराम नाराज हो गया तो गांव में उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। और उसी समय दूर खड़ा मुनीम ये सारी बातचीत छिप कर सुन रहा था। उसने तुरंत धनीराम को खबर दे दी कि देविका गांव की महिलाओं को अपने साथ जोड़ रही है। ये सुनते ही धनीराम का चेहरा तमतमा उठा। उसे समझ आ गया कि अगर महिलाओं ने देविका का साथ दे दिया तो उसका वर्षों पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। अगर देविका लोगों को मेहनत का रास्ता दिखा रही है तो उसी रास्ते को शुरुआत में ही तोड़ दो। कल सुबह जब उसकी मेहनत मिट्टी में मिली होगी तब उसका हौसला टूट जाएगा। मालिक जैसा आप कहें। उसे समझ आ गया कि अगर महिलाओं ने देविका का साथ दे दिया तो उसका वर्षों पुराना दबदबा खत्म हो जाएगा। उसने उसी रात एक खतरनाक योजना बनाई। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि देविका की बनाई हुई छोटी सी सब्जी की बाड़ी और पौधों को रात में बर्बाद कर दिया जाए। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा घर सो रहा था, चांदनी आंगन में फैली हुई थी। वे पौधों को उखाड़ने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुको। अरे ओ, कौन हो तुम? रुको। दोनों घबरा कर पलटे। भाग, जल्दी भाग यहाँ से। अगर पकड़े गए तो मालिक छोड़ेंगे नहीं। तुम मालिक शामिल है इस खेल में। सुबह होते होते ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि रात किसी ने देविका की सब्जियों की बाड़ी उजाड़ने की कोशिश की थी। बहू, इतनी मेहनत बर्बाद हो गई। कोई नहीं माँ जी, पौधे टूटे हैं, हमारा हौसला नहीं। जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अभी नहीं। कभी कभी जवाब बदले से नहीं, सफलता से दिया जाता है। लोग देखने के लिए उसके घर पहुंचने लगे। देविका ने टूटे हुए पौधों को देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द जरूर आया, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर पौधों की मिट्टी फिर से ठीक करनी शुरू कर दी। ये देखकर गांव की कुछ महिलाएं हैरान रह गईं। उन्हें लगा था कि देविका रोएगी या गुस्सा करेगी, लेकिन उसने बिना शिकायत किए दोबारा मेहनत शुरू कर दी। बहू, अब ये बाड़ी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी है। जिसे तोड़ना है पहले हमसे टकराना होगा। धन्यवाद, लेकिन याद रखिए, हम किसी से लड़ने नहीं, गांव बदलने निकले हैं। देविका की ये बात सुनकर गांव की 5 महिलाएं आगे आईं। उन्होंने बिना कुछ कहे मिट्टी साथ पौधे लगाने लगी। देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा छोटा सा आंगन एक साथ काम कर रहे लोगों से भर गया। दूर खड़ा धनीराम ये दृश्य देख रहा था। उसने सोचा था कि हमला होने के बाद लोग देविका से दूर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा लोग उसके और करीब आते जा रहे थे। गोपाल पौधों में पानी डाल रहा था, लेकिन गलती से पाइप का मुंह घूम गया और पूरी बाल्टी का पानी सीधे हरिदास पर जा गया। हरिदास सिर से पैर तक भीग गए। एक पल के लिए सब डर गए कि अब वे नाराज होंगे। अरे गोपाल पौधों को सींच रहा है या अपने बाप को? बाबूजी, पौधे तो बच गए, अब आप नहा लीजिए। चलो, अच्छा हुआ बिना साबुन के ही नहा लिया। लेकिन अगले ही पल हरिदास जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी सुनकर पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठा। कई दिनों बाद उस गरीब घर में इतनी खुलकर हंसी सुनाई दी थी। सब जोर से हंस पड़ते हैं। उसी शाम सरकारी कार्यालय से देविका के मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाया और घर से थोड़ा दूर जाकर बात करने लगी। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची राहत दिखाई दी। बधाई हो देविका जी, आपका प्रोजेक्ट अंतिम चरण पर पहुंच गया है। क्या सच? जी, बस अगले सप्ताह हमारी पूरी टीम आपके गांव का निरीक्षण करेगी। अगर सब ठीक रहा तो आपके गांव में विशेष विकास योजना के लिए चुना जा सकता है। धन्यवाद सर, लेकिन अभी कृपया आप ये बात गोपनीय रखिए। फोन कटते ही देविका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। महीनों की मेहनत अब रंग लाने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी दूर खड़ा मुनीम उसकी पूरी बातचीत सुन चुका था। मुनीम तुरंत धनीराम के घर की तरफ भागा। धनीराम ने बात सुनी और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दिया। उसे समझ आ गया, अगर ये योजना सफल हो गई तो उसका वर्षों का दबदबा एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। अगली सुबह पूरे सूरजपुरा गांव में एक बार फिर हलचल मच गई। इस बार सरकारी अधिकारियों की 2 गाड़ियां गांव में पहुंची थी। उनके साथ जिला कलेक्टर और कृषि विभाग की टीम के अधिकारी भी थे। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। तो के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे विश्वास था कि आज देविका की सारी योजना असफल हो जाएगी, लेकिन इस बार कहानी का रुख बदलने वाला था। मुख्य अधिकारी मंच पर आए और सबसे पहले देविका को अपने पास बुलाया। गांव वालों, आज हम एक ऐसी बेटी का सम्मान करने आए हैं जिसने अपने परिवार का नहीं बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदलने का सपना देखा है।
पूरे गांव की नजरें उसी पर थीं। कई दिनों से जिस रहस्य ने सबको परेशान कर रखा था, आज उसका पर्दा उठने वाला था। क्या मतलब, ये सब क्या नाटक है यार? मुख्य अधिकारी ने बड़ी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाईं। उन तस्वीरों में देविका अलग अलग गांवों की महिलाओं से प्रशिक्षण ले रही थी, सरकारी कार्यालयों में आवेदन जमा कर रही थी, अधिकारियों से बैठक कर रही थी और योजनाओं के दस्तावेज तैयार कर रही थी। तब सबको पहली बार पता चला कि देविका पिछले 6 महीनों से ग्राम अन्न सहयोग एवं महिला उद्यम योजना पर काम कर रही थी। उसका उद्देश्य सिर्फ अपने घर की गरीबी दूर करना नहीं था, बल्कि पूरे गांव की महिलाओं को काम देकर आत्मनिर्भर बनाना था। उसने अपनी बचत और अपने हाथ के बने अचार, पापड़, सत्तू और मसालों की ऑनलाइन बिक्री से पैसे जोड़े थे। उसी रकम से उसने अपने ससुराल के लिए साल भर का राशन खरीदा, ताकि गोपाल कुछ महीनों तक मजदूरी छोड़कर अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। बहू, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? माँ जी, अधूरा सपना बताने से लोग हंसते हैं, पूरा सपना दिखाने से लोग प्रेरित होते हैं। देविका, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद अधिकारी ने दूसरी घोषणा की। गांव में एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर, सामुदायिक कोल्ड स्टोरेज और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाने वाला था। शुरुआत में 50 महिलाओं को रोजगार मिलने वाला था। ये सुनते ही पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन उसी समय मुख्य अधिकारी ने एक और बात कही। और हमें यह बात भी पता चली कि किसी ने विकास कार्य रोकने के लिए अफवाहें फैलाई, पोस्टर लगवाए और रात में नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की। जिसने भी किया उसे सजा मिलेगी। रामू काका आगे आए। उन्होंने वो गमछा दिखाया जो रात को हमलावरों से गिरा था। तभी मुनीम घबरा गया। पंचायत की सख्ती देखकर उसका साहस टूट गया। उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया कि ये सब धनीराम के कहने पर हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, पोस्टर भी मालिक ने लगवाए थे और बाड़ी उजाड़ने को भी उन्हीं ने ही बेचा था। झूठ बोल रहा है मुनीम तू? नहीं मालिक, मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। धनीराम के पास अब कोई जवाब नहीं था। वर्षों से जो आदमी पूरे गांव में दूसरों को नीचा दिखाता था, आज वही सबके सामने शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। पंचायत ने फैसला सुनाया कि धनीराम सार्वजनिक रूप से माफी मांगेगा और गांव के विकास कार्यों में सहयोग करेगा। धनीराम धीरे धीरे देविका के सामने आया। कुछ ही महीनों में सूरजपुरा पूरी तरह बदल गया। गांव की महिलाएं अब अचार, पापड़, मसाले और परंपरागत खाद्य पदार्थ बनाकर शहरों तक भेजने लगी। गोपाल की परीक्षा भी शानदार अंकों से पास हो गई और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। हरिदास ने पहली बार बिना चिंता के चैन की सांस ली। शांति देवी के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून की मुस्कान लौट आई। पायल ने भी हंसते हुए कहा कि अब वो सोशल मीडिया पर सिर्फ रील नहीं देखेगी, बल्कि अपने गांव के उत्पादों की वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाएगी। पूरे परिवार ने मिलकर उसके इस विचार का स्वागत किया। देविका ने आंगन में खड़े होकर उसी छोटी सी बाड़ी को देखा जिसे कभी कोई उजाड़ना चाहता था। आज वहां हरी भरी सब्जियां लहरा रही थीं। उसे एहसास हुआ कि मेहनत की जड़ें अगर सच्ची हों तो आंधी भी उन्हें नहीं उखाड़ सकती। देविका, तुम इस घर की बहू नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत हो। घर तब अमीर बनता है जी, जब उसके लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। दौलत से बड़ा धन विश्वास होता है और परिवार की सबसे बड़ी ताकत एक दूसरे का साथ। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो एक इंसान पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। अगर आप शांति देवी की जगह होते तो क्या बिना सच जाने देविका पर शक करते या अंत तक उसका साथ देते? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए।